खुदा जाने कितनी रात गुजर चुकी होगी कि मेरी आंख खुल गई। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। समंदर की तरफ से किसी स्टीमर की विसल की हल्की आवाज आई और फिर वही मौत की सी खामोशी छा गई। मुसहरी के अंदर पंखे की हवा कम आ रही थी। मुझे पसीना आने लगा था। मैं मुसहरी से निकलकर पंखे के नीचे आरामदेह कुर्सी पर बैठ गया। ये बांस की बनी हुई आरामदेह कुर्सी थी। पंखे की हवा की वजह से मच्छर गायब हो गए थे। इस कुर्सी पर नीम दराज में सो गया। दोबारा आंख खुली तो सुबह हो रही थी। जल्दी जल्दी उठकर मुंह हाथ धोया। ब्रीफ केस में से टूथपेस्ट निकाल कर दांत साफ किए। शेव मैंने जानबूझकर न बनाई। मैं अपने साथ जो सीक्रेट कागजात लाया था, इसकी फाइल हिदायत के मुताबिक मैंने इंस्पेक्टर नाथन के हवाले कर दी थी ताकि वो इस सीक्रेट मिशन की पूरी तफसीलात से आगाह हो जाए। ब्रीफ केस में जहरीले सिगार पर नजर पड़ी तो मैंने सोचा कि अपने साथ झोंपड़ी में रखना ज्यादा बेहतर होगा। चुनाचा मैं इसे अपने साथ ले आया और झोंपड़ी में बोरिये के नीचे सिराने की जानिब खुश्क पत्तों में छुपा दिया। खाड़ी की उस खुफिया जेटी पर काम करते हुए मुझे 3 दिन हो गए थे और अभी तक मैं अपने मिशन के बारे में कोई लाइन ऑफ ऑपरेशन तय न कर सका था। इंस्पेक्टर नाथन से इस बीच रात को एक मुलाकात हो चुकी थी। वो रात के अंधेरे में मुझे मिलने मेरी झोंपड़ी पर आया था। वो एक ही बात पर जोर दे रहा था कि मैं जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इसे दुश्मन के एजेंटों के बारे में ऑल क्लियर का सिग्नल दूं ताकि यूरेनियम का बक्स अब्दोज से निकालकर वज़ीरिया त्यारा अहमदाबाद पहुंचाया जा सके। मैं नहीं चाहता था कि ये सुनहरी मौका मेरे हाथ से निकल जाए। मैं अब्दोज के साथ साथ यूरेनियम के बक्स को भी तबाह कर देना चाहता था। लेकिन मेरे इस ऑपरेशन की राह में 2 बड़ी रुकावटें थी। पहली रुकावट ये थी कि मेरे पास कोई ऐसा इंतहाई तबाहकुन ताकत और आतश अंगेज टाइप बम नहीं था जिसमें अब्दोज में किसी जगह रखूं। दूसरी मुश्किल ये थी कि अगर मेरे होते हुए यानी मेरी वहाँ मौजूदगी के दौरान अगर अब्दोज तबाह हो जाती है तो ना सिर्फ ये कि इसका असर मेरे मिशन पर भी पड़ेगा बल्कि हाई कमान को मुझ पर शक हो सकता है और मुमकिन है कि मुझे मेरे अहम तरीन ओहदे से हटाकर किसी दूसरी सीट पर तैनात कर दिया जाए। मुझे सांप को भी मारना था और लाठी भी बचाना था। इस किस्म की तजाद और तजब्जुब सूरत हाल से मैं पहले शायद ही कभी 2-4 हुआ था। जब इंस्पेक्टर नाथन ने मुझसे दुश्मन एजेंटों की खोज के सिलसिले में मेरी पेशरफ्त का पूछा तो मैंने इसे संजीदगी के साथ कहा कि मुझे एक आदमी पर शक है लेकिन मुझे थोड़ा सा मौका दो। हो सकता है 2-1 रोज बाद मैं किसी नतीजे पर पहुंच सकूं और दुश्मन के एजेंट की निशानदेही कर सकूं। ये मैंने इसलिए कह दिया था कि 2 दिन बाद 11 अक्टूबर का दिन आ रहा था और उस रोज रात के 10 बजे मुझे अपने मुल्क से बॉस का खुफिया सिग्नल मौसूल होना था। इंस्पेक्टर नाथन ने इसरार किया कि मैं अपनी रफ्तार तेज कर दूं और दुश्मन एजेंट को गिरफ्तार करने में इसकी मदद करूं। मैंने इंस्पेक्टर नाथन से कहा कि हो सकता है इसका कोई साथी भी मजदूरों में मौजूद हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि मजीद खोज लगाऊं और एक ही वक्त में दोनों एजेंटों को पकड़ने की कोशिश करूं। इंस्पेक्टर नाथन ने सीक्रेट फाइल पढ़ने के बाद मुझे वापस कर दी जिसे मैंने अपनी ब्रीफ केस में संभाल कर रख लिया था। यह ब्रीफ केस मैंने क्वार्टर के पलंग के नीचे वीरान कमरे के कोने में एक बोरी के नीचे छुपा दिया था। 11 अक्टूबर का दिन आ गया। रात 10 बजे वायरलेस पर मेरा राब्ता अपने बॉस से होने वाला था। मैंने सोच लिया था कि पहले बॉस को सारी सूरत हाल से आगाह करते हुए इससे मशवरा लूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। इस अरसे में मैंने मजदूरों में से सनहाली एजेंटों का सुराग लगाने की एक लम्हे की भी कोशिश नहीं की थी। मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। 11 अक्टूबर की शाम को मैं छुट्टी करने के बाद अपनी झोंपड़ी में आ गया। मैं दुआ मांग रहा था कि नाथन मिलने को रहे। इसके आ जाने का खतरा था क्योंकि इसे मिले 2 दिन हो गए थे। मैंने इंस्पेक्टर नाथन से एक बॉल पॉइंट और कापी हासिल कर ली थी कि किसी वक्त मुझे कोई यादाश्त नोट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन हकीकत ये थी ये चीज़ें मैंने ट्रांसमीटर पर अपने मुल्क के मरमूज़ पैगाम लिखे और इसके बाद मैं डी कोड करने के लिए ली थी क्योंकि पैगाम तवील होने की सूरत में मैं इसे ज़ुबानी डी कोड नहीं कर सकता था। ट्रांसमीटर पर पैगाम वसूल करने का ख़तरनाक काम मैं झोंपड़ी में नहीं करना चाहता। यहाँ अगर कोई भी दीवार के पास खड़ा हो तो मेरी और वायरलेस पर आने वाले की पैगाम की आवाज़ें सुन सकता था। चुनाचा जब रात को 9 बज गए तो मैं झोंपड़ी से निकलकर दरख्तों के दरमियान अपने क्वार्टर नुमा मकान में आ गया। बॉल पॉइंट और कापी मैंने पहले ही वहाँ रख दी थी। वक्त का तयन मैं अपनी इस रेस्ट वॉच से कर रहा था जो मैंने इंस्पेक्टर नाथन से वापस लेकर अपने पास रख ली थी। 9:30 बजे तक मैं पलंग के करीब आरामदेह कुर्सी पर अंधेरे में पंखे के नीचे बैठा रहा। जज्बाती दबाव की वजह से मैं कुछ गर्मी महसूस करने लगा था। 9:30 बजे उठकर मैं कमरे से बाहर निकला और अंधेरे में बाहर बरामदे में आ गया। मैंने खड़े खड़े बाजू ऊपर उठाकर यूं अंगड़ाई ली जैसे नींद को आने की दावत दे रहा हूँ, ये इस ख्याल से कि अगर अंधेरे में मेरी कोई निगरानी कर रहा है तो इसे शक न हो कि मैं अंधेरी रात में बरामदे में किस लिए आया हूँ। मैंने उकाबी नज़रों से आसपास के दरख्तों के अंधेरे को खंगाला। मेरी अंदाजे के मुताबिक वहाँ कोई नहीं। फिर मैं बेहद मोहतात था। वहाँ कोई भी हो सकता था। मैं अपने सर के बालों में उंगलियां घसीटता वापस अपने कमरे में आ गया। कमरे में आते ही मैंने दरवाजे की कुंडी लगा ली। इसके बाद किचन में गया। यहाँ भी अंधेरा था। मैंने किचन के अकबी दरवाजे को आहिस्ता से खोलकर बाहर देखा। दरख्तों के नीचे गहरा अंधेरा था और खामोशी छाई हुई थी। दूर किसी दरख्त पर से कोई परिंदा अपने परों को फड़फड़ा कर उड़ा।
और फिर ये आवाज़ गायब हो गई। मेरे कान फिजा के सन्नाटे पर और आंखें अंधेरे में सुंबल के दरख्त पर लगी थी। मैं दरवाजे में बैठ गया और पंजों के बल सुंबल के दरख्त की तरफ चलने लगा। घास शबनम की वजह से गीली हो रही थी। फासला ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैं कदम कदम आगे बढ़ रहा था। आखिर सुंबल के दरख्त के अकब में पहुंचकर साकित होकर सांस रोक ली। फिर गर्दन घुमाकर माहौल का जायजा लिया। किसी तरफ से कोई आहट तक महसूस नहीं हो रही थी। मैंने आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर चबूतरे का पत्थर निकालकर घास पर रख दिया। फिर अंदर से छोटा सा ट्रांसमीटर निकालकर जेब में डाला। पत्थर को दोबारा इसकी जगह जमाया और इसी तरह पंजों के बल चलता हुआ वापस अपने किचन में आ गया। किचन में आकर मैंने इत्मीनान का एक लंबा सांस लिया और दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। अब मैंने दोनों कमरों का अंधेरे में ही पूरी तरह जायजा ले लिया था। जब इत्मीनान हो गया कि तमाम दरवाजे बंद हैं, तो पलंग वाले कमरे में आकर बिछोने पर बैठ गया। ट्रांसमीटर सामने रखकर कॉपी और बॉल पॉइंट निकाल लिया। मैं मोमबत्ती जलाने का खतरा भी मोल नहीं लेना चाहता था। घड़ी देखी, फास्फोरस की धीमी धीमी चमक वाली सुइयां रात के 9:45 बजा रही थी। एक एक सेकंड एक एक घंटा बनकर गुजर रहा था। सिर्फ ये खदशा था कि कहीं इंस्पेक्टर नौथन ना आ जाए। वो पिछली दफ़ा रात के 10:15 बजे मेरी झोंपड़ी में आ गया था। वक्त इंतहाई सुस्त रफ्तारी से गुजर रहा था। खुदा खुदा करके घड़ी ने 10 बजाए। मैंने ट्रांसमीटर का नन्ना सा बटन दबाकर इसका छोटा सा सुई जितना एंटीना थोड़ा ऊपर कर दिया। भारत के वक्त के मुताबिक ठीक 10 बजे ट्रांसमीटर से हल्की सी आवाज़ आई। मैंने बॉल पॉइंट की नोक कॉपी के कागज़ पर रख दी और ट्रेश को कान के साथ लगा लिया। ट्रांसमीटर में से हल्की सी आवाज़ आई, चरणदास, हेलो चरणदास, मैं रामपुर से बोल रहा हूँ, मेरा नंबर डैश है। ये मेरा बॉस था और मुझे वायरलेस पर इस तरह से पैगाम दे रहा था कि जैसे भारत के अंदर ही कोई शख्स किसी चरणदास को रामपुर से किसी दूसरे शहर टेलीफोन कर रहा हो, क्योंकि नंबर इसका कोड नंबर था। मैंने आहिस्ता से ट्रांसमीटर के साथ मुंह लगा लिया। मैं चरणदास बोल रहा हूँ, हेलो हेलो। ये गुफ्तगू पंजाबी में हो रही थी। फिर मैंने अपना कोड नंबर बताया। इसके साथ ही बॉस ने मुझे अपना खुफिया पैगाम नोट कराना शुरू कर दिया। वो पंजाबी में कह रहा था कि हरनाम कौर बीमार है, रामपुर आके इसे ले जाओ। अमृतसर वाले सोहन सिंह परसों पहुंच रहे हैं। ये सारा पैगाम जो बज़ाहिर टेलीफोन पर रामपुर शहर से किसी चरणदास को दिया जा रहा था, बमुश्किल 20 सेकंड का था। बॉस ने ये कहकर पैगाम बंद कर दिया कि आज ही रामपुर के लिए चल पड़ो। मुझे कुछ कहने या पूछने का मौका ही न दिया। ट्रांसमीटर खामोश हो गया। बॉस ने जाते जाते मुझे एक नंबर ज़रूर दे दिया था और कहा था कि इस नंबर पर अमृतसर वाले सोहन सिंह से बात कर लेना। मैंने जल्दी से कॉपी बंद करके सिराने के नीचे रखी। इसी तरह पंजों के बल जाकर सुंबल के दरख्त के चबूतरे में ट्रांसमीटर को छुपाकर वापस कमरे में आ गया। कॉपी निकाली और अब मेरे लिए मोमबत्ती जलाना भी ज़रूरी था और इसमें कोई हर्ज भी नहीं था। मोमबत्ती की रोशनी में मैंने बॉस के वायरलेस पैगाम को डिकोड करना शुरू कर दिया। मरमूज कोड मुझे ज़ुबानी याद था। मैंने चरणदास को दिए हुए पैगाम के एक एक लफ्ज़ खोलकर उर्दू में इसका तर्जमा कर दिया। पैगाम ये था, एटमी आबदोज़ को यूरेनियम समेत तबाह कर देना लाजमी है। सिनहाली मजदूरों में सिंगू नाम का एक ईसाई मजदूर अमरीकी एजेंट है। इससे राब्ता कायम कर लिया गया है। इसको अपना कोड नंबर बताकर मिलो। वो तुम्हें 4 पेंसिल बम देगा। इसकी मदद से एटमी आबदोज़ को भग से उड़ा दो। ये तुम्हारा कौमी फ़र्ज़ है। इससे ज़्यादा हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। मेरे साथ इस नंबर पर रात को 10 बजे के बाद राब्ता कायम कर सकते हो। मोमबत्ती की रोशनी कागज़ पर पड़ी रही थी। मैंने 2-3 बार वायरलेस पैगाम को पढ़ा। सिनहाली मजदूर सिंगू का नाम और बॉस का बताया हुआ नंबर ज़ुबानी याद कर लिया। फिर मैंने कॉपी में से इस कागज़ को और इसके नीचे दोनों कागज़ों को फाड़ कर अलग कर लिया, क्योंकि इन पर मेरी तहरीर का दबाव पड़ चुका था। इन तीनों कागज़ों को जलाकर बाथरूम के सिंक में बहा दिया। मोमबत्ती बुझाई और पलंग पर मुसहरी के अंदर लेटकर सोचने लगा कि बॉस ने मुझे जो कठिन जिम्मेदारी सौंपी है, क्या मैं इस पर पूरा उतर सकूंगा। ये इंतहाई पेचीदा काम था। आबदोज़ में पेंसिल बम लगाना मेरे लिए कोई इतना दुश्वार काम नहीं था। असल मसला ये था कि अगर मेरे होते हुए एटमी आबदोज़ तबाह हो जाती है तो यकीनी तौर पर मुझ पर भी शक पड़ सकता था। मेरे लिए कई मुश्किलात पैदा हो सकती थी, लेकिन आबदोज़ को तबाह करना भी अब ज़रूरी हो गया था। ये मेरे वतन की सलामती के लिए भी ज़रूरी था और इससे भारत और रूस के मुआहदा असला यूरेनियम के ज़ाया हो जाने से भारत के एटम बम बनाने का काम भी कुछ अरसा के लिए इल्तवा में पड़ सकता था, जो मुमकिन है मेरे वतन के मफादात के हक़ में था। मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करूँ कि मेरा मिशन भी मुकम्मल हो जाए और मुझ पर शक भी न पड़े। देर तक इसी अधेड़-बुन में लगा रहा। नींद कोसों दूर थी। कोई दरमियान का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। धागे उलझे हुए थे। सिरा हाथ में नहीं आ रहा था। अचानक एक ख्याल बिजली की तरह मेरे जहन में चमका। मैं उठकर बैठ गया। आखिर कुदरत ने मुझे एक रास्ता दिखा दिया था। मैंने इस नए ख्याल पर सोचना शुरू कर दिया। धुंध छटती चली जा रही थी। उलझे हुए धागे सुलझने लगे और सिरा मेरे हाथ में आ गया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया, खुदा का शुक्र अदा किया और इत्मीनान से गहरी नींद सो गया। सुबह के वक्त आंख खुली, वक्त देखा था दिन के 7 बज रहे थे। जल्दी जल्दी से नहा धोकर रात का बचा हुआ खाना गर्म करके खाया। चाय की एक प्याली पी और मजदूरों वाला लिबास पहनकर खाड़ी की तरफ रवाना हो गया।
इंस्पेक्टर नाथन जेटी के लेबर ऑफिस के सामने खड़ा सिख ऑफिसर से बातें कर रहा था। मैंने करीब जाकर हाथ जोड़कर आधा झुकते हुए दोनों को राम राम कहा। इंस्पेक्टर नाथन ने घूर कर मेरी तरफ देखा, फिर सिख ऑफिसर से पूछा, ये ठीक काम कर रहा है कि नहीं सरदार जी? सिख लेबर ऑफिसर ने मुझे देखा, पंजाबी में एक गाली दी और नाथन से हिंदी में कहा, ठीक ही जा रहा है। मैंने मस्कार करते हुए जेटी की तरफ चल दिया। अब मेरे सामने सबसे अहम काम मजदूरों में से सिंगू नाम के सिनहाली मजदूरों से रब्ता कायम करना था, जो वायरलेस सिग्नल के मुताबिक श्रीलंका की तरफ से वहां सबूताज के लिए भेजा गया अमेरिका का उजरती एजेंट था। कभी ख्याल आता कि इसे अपना कोड नंबर बताकर कहीं मैं किसी मुसीबत में न फंस जाऊं, लेकिन इसके बारे में मुझे जो इतला मिली थी वो गलत नहीं हो सकती थी। मुझे बॉस के पैगाम और हिदायत पर बेफिक्र होकर अमल करना चाहिए था। मैं कई मजदूरों के नामों से अभी तक वाकिफ नहीं था, शक्लों से ज़रूर शनासा था, एक तो इनके नाम बड़े अजीब थे, लेकिन इसी रोज़ मैंने किसी न किसी तरह सिंगू नाम के सिनहाली मजदूर का चेहरा देख लिया था। ये एक नाटे कद का अधेड़ उम्र दुबला पतला काला कलोटा सा सिनहाली मजदूर था, जिसने तामुल अंदाज में अपने बालों का जोड़ा सर के पीछे बांध रखा था। इसके गले में एक माला और माथे पर तिलक का निशान भी था। मैं इसकी शक्ल से शनासा था। वो तमाम मजदूरों में एक मजहबी किस्म का आदमी मशहूर था, जो फुर्सत के औकात दरख्त के पीछे बैठकर ज्ञान ध्यान भी किया करता था। एक होशियार और समझदार एजेंट को ऐसा ही करना चाहिए था। दोपहर के खाने की छुट्टी हुई तो मैंने जेटी की कैंटीन से दाल भात की थाली पैसे देकर खरीदी और ज़रा परे ज़मीन पर बैठकर खाने लगा। मेरी नज़रें सिंगू पर लगी थी, जो एक दरख्त के नीचे सबसे अलग बैठा था, केले के पत्ते पर रखे चावल खा रहा था। चावल ख़त्म करने के बाद इसने मिट्टी के आबखोरे से पानी मुंह में डालकर कुली की और फिर वहीं आलती पालती मारकर बैठ गया और आंखें बंद कर ली, जैसे ज्ञान ध्यान करने लगे। बाकी मजदूर टुकड़ियों में बैठे बेड़ियां पी रहे थे और कच्चर कच्चर तामल और तेलुगु जुबान में बातें कर रहे थे। मैंने खाना ख़त्म करके मिट्टी की थाली को नलके के नीचे जाकर रख दिया और जेब से बेड़ी निकालकर सुलगाई और जैसे यूं ही बेफिक्री से टहलता टहलता हुआ इस दरख्त के करीब चला आया, जिसके नीचे एजेंट सिंगू बज़ाहिर ज्ञान ध्यान में महव था। मैं इससे 4 कदम के फासले पर ज़मीन पर अकड़ूं बैठकर बेड़ी के हल्के हल्के कश लगाने लगा। मैंने सिंगू की तरफ देखे बगैर तामिल जुबान में आहिस्ता से कहा, सुना है श्रीलंका से भी तामिल यहाँ आए हैं? सिंगू की तरफ से कोई जवाब न आया। मैंने चेहरा घुमाकर इसे देखा। वो इसी तरह आंखें बंद किए ज्ञान ध्यान में मसरूफ़ था। मैंने तुरप का पत्ता फेंकते हुए इसे अपना कोड नंबर बता दिया। एक तरह से मैंने भी बड़ा ख़तरा मोल लिया था, लेकिन मुझे अपने बॉस पर एतमाद था, इसकी इतला गलत नहीं हो सकती थी। कोड नंबर सुनते ही सिंगू ने आंखें खोल दी और मेरी तरफ देखने के बजाय इसने पहला काम यह किया कि अपने इर्द गिर्द देखा कि वहाँ कोई तीसरा आदमी तो नहीं है। वहाँ आसपास हमारे सिवा और कोई इतना करीब न था कि हमारी बात सुन सकता। अब इसने मेरी तरफ देखते हुए गौर से देखा और तामुल जुबान में कहा, आधी रात के बाद तुम्हारे झोंपड़े में आऊँगा, अब यहाँ से चले जाओ। ये कहकर इसने दोबारा आंखें बंद कर ली और ज्ञान ध्यान में खो गया। मैं बेड़ी पाँव तले मसलता हुआ उठा और खाड़ी में बड़े स्टीमर की तरफ चल दिया, जहां हम स्टीमर का फर्श खुरचने के काम पर सुबह से लगे हुए थे। मैं सोचने लगा, क्या इसको मेरी झोंपड़ी का पता है? वो तो कभी वहां नहीं आया था और इससे पहले मेरी बातचीत भी नहीं हुई थी, लेकिन बॉस ने मुझे अपने मरबूज पैगाम में कहा था कि सिंगू के साथ किसी की वसातत से राब्ता कायम किया जा सकता है। चुनाचा करीन क्यास था कि इसने इस राब्ते के बाद मेरी झोंपड़ी का सुराग लगा लिया हो और मुझसे बराह रास्त बात करने के बजाय इस लम्हे का इंतजार कर रहा हो कि जब मैं खुद इसे अपना कोड नंबर बताऊंगा। बात साफ हो चुकी थी। सिंगू ही वो अमेरिकी एजेंट था जिससे मिलकर मुझे अपने तबाहकुन ऑपरेशन को पाया तक मील तक पहुंचाना था। रात को मैं झोंपड़ी ही में रहा। सिंगू के बारे में कुछ मालूम नहीं था कि वो किस वक्त आएगा। दूसरी तरफ ये तशवीश भी लगी थी कि इंस्पेक्टर नाथन नाधम के इसे मिले 3 दिन हो गए थे। आज इसका आने का इम्कान था और ऐसा ही हुआ। मैं झोंपड़ी से निकलकर हाथ मुंह धोने के लिए क्वार्टर की तरफ चलने लगा तो अंधेरे में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं वहीं रुक गया। दूसरे लम्हे इंस्पेक्टर नाथन धोती कुर्ता पहने मेरे सामने आ गया। इसके हाथ में एक लिफाफा था। मुझे देखते ही तामुल में बोला, तुम्हारे लिए खाने पीने को लाया हूँ कैप्टन, सॉरी कल नहीं आ सका। तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, शाम को घर से न निकल सका। वो मेरे लिए कीमे वाले चावल, कचौरियाँ और भाजी वगैरह लाया था। सिगरेटों के 2 पैकेट जेब से निकालते हुए बोला, मैंने सोचा कि तुम्हारे पास सिगरेट ख़त्म हो गए होंगे। दिन भर वैसे भी मजदूरों के साथ बीड़ियाँ पीते पीते तंग आ गए हो। हम क्वार्टर वाले कमरे में आ गए। इंस्पेक्टर नाथन के कहने पर मैंने मोमबत्ती जला दी। खाने पर बातें होने लगी। इसने बताया कि दिल्ली हाई कमांड से इसे सिग्नल मिला है कि यूरेनियम की तरसील में इससे ज़्यादा देर नहीं की जा सकती। तुम्हें कल तक हमें ऑल क्लियर का इशारा देना होगा, वरना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हाई कमांड ने इस अमर की तरफ भी इशारा किया है कि यूरेनियम बॉक्स सिक्योरिटी टीम के साथ एयरफोर्स के तैयारे में अहमदाबाद मंगवा लिया जाए। मेरे जहन में पूरी की पूरी स्कीम पहले से तैयार हो चुकी थी। मैंने इस पर अमल शुरू करते हुए इंस्पेक्टर नाथन से कहा कि मैं कल अपना आखिरी फैसला इसे दे दूंगा। इस वक्त मैं ये भी चाहता था कि वो जितनी जल्दी हो सके वहाँ से 9-2-11 हो जाए। मैंने जानबूझकर जमाइयाँ लेनी शुरू कर दी, जैसे बहुत नींद आ रही।
इंस्पेक्टर नाथन उठ खड़ा हुआ। ओके, मैं जाता हूँ, कल तुम्हें बता देना चाहिए कि पोजीशन क्या है ताकि हम कोई अगला कदम उठा सकें। दिल्ली ऑफिस से बार बार सिग्नल आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने इंस्पेक्टर नाथन को रुखसत किया और मोमबत्ती बुझाकर किचन वाले दरवाजे से लगकर झुरी में से पतली सी सड़क पर इसके साए को जाते हुए देखता रहा। जब वो खाड़ी वाले दरख्तों के जखीरों की तरफ गायब हो गया तो मैं क्वार्टर में से निकलकर झोंपड़ी में आ गया, क्योंकि सिंगू ने मुझे वहीं मिलने के लिए कहा था। सिंगू भी एक तजुर्बेकार एजेंट था, वो वहाँ मौजूद था। जब इसे तसल्ली हो गई कि इंस्पेक्टर नाथन जा चुका है तो मेरी झोंपड़ी में आ गया। आते ही वो बैठ गया और तामुल जुबान में बोला, ये नाथन यहाँ क्यों आया था? मैंने जवाब दिया, सिंगू, जिस मिशन पर आए हो मैं भी इसी सीक्रेट मिशन पर यहाँ आया हूँ। इंस्पेक्टर नाथन को मैंने शराब और औरत का लालच देकर अपने कब्जे में रखने की कोशिश की और मैं इसमें कामयाब हूँ, ताकि इससे आप दोस्त की नकलो हरकत के मामले में मजीद मालूमात हासिल कर सकूँ। आज ही मुझसे एक औरत का पता पूछने आया था जिसको मैंने इसकी तरफ भिजवाया था, मगर वो इसके पास अभी तक नहीं पहुंची। बहरहाल इस पर लानत भेजो, आओ हम अपनी बातें करते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं। इसके बाद इसे मैंने अपने बारे में बताया तो वो बोला, कोलंबो से तुम्हारे बारे में मुझे ब्रीफिंग मिल गई है। कन्याकुमारी के मशरक़ी साहिल पर हमारा आदमी कोलंबो से पैगाम लेकर आता रहता है। मुझे हिदायत की गई है कि मैं तुम्हें 4 पेंसिल बम मुहैया करूँ। मैं वो अपने साथ लेकर आया। हमारा मिशन सबूताज का मिशन कम और भारत में तामुल लैंड के सूबे के क़याम के सिलसिले में राह हमवार करने का मिशन ज़्यादा है, लेकिन मेरे हेडक्वार्टर ने मुझे जो हुक्म दिया है मैं इस पर अमल करते हुए तुम्हें मतलूबा बम दे रहा हूँ। इस सिलसिले में मुकम्मल राजदारी से काम लेना होगा। फिर इसने अपने पेट के साथ लिपटे हुए कपड़े को खोला और झोंपड़ी के अंधेरे में इंडियन पिन साइज के 4 बम मेरे हवाले करते हुए कहा, ये बम न्यूयॉर्क में तैयार किए गए हैं। इनकी तबाही का तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कोलंबो में मुझे इसकी तबाही की एक फिल्म दिखाई गई थी। इसमें 2 बम टाइम सर्कुलेशन से अपने आप को फटने वाले बम हैं और ज़रा से दबाव या हरकत से धमाके के साथ फटकर तबाही फैलाने वाले बम हैं। मैं तुम्हें इन दोनों बमों की तरकीब समझा देता हूँ। फिर इसने मुझे तरकीब समझाई। दबाव या हरकत की वजह से फटने वाले दोनों पेंसिल बमों में नीचे की जानिब एक तरफ छोटा सा हुक लगा हुआ था। इस हुक को दबा देने के 4 सेकंड बाद ये बम फटने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद अगर इसको ज़रा सी भी हरकत दी जाए या इस पर मामूली सा दबाव भी डाल दिया जाए तो फिर वो फट जाता है। मैंने 4 बम संगू से लेकर झोंपड़ी में बोरिए के नीचे जहरीले सिगार के साथ खुश्क पत्तों की तह में छुपा दी। संगू ने कहा, ये बम हमें इसलिए दिए गए थे कि तामुल लैंड के क़याम की तहरीक के सिलसिले में अगर किसी तखरीबकारी की ज़रूरत पड़ी तो हम इसे काम मिला सकें। मगर तुम इन बमों से क्या काम लोगे? मैंने इसे एटमी अपडोज और यूरेनियम को सबूताज करने के बारे में कुछ बताने की बजाय ये मन घड़त कहानी सुना दी कि मैं भी भारत के जनूबी इलाके में तामुल लैंड की क़याम की तहरीक के लिए काम करने आया हूँ। लेकिन अब मुझे 1 हफ्ते के बाद पंजाब भेजा जा रहा है, जहाँ सिखों तक ये बम पहुँचाने हैं। इसलिए हमारे हेडक्वार्टर ने कोलंबो की वसातत से तुम्हारे साथ रब्ता करके तुमसे मदद की दरख्वास्त की थी। मेरे दोस्त संगू, मैं तुम्हारा बहुत धन्यवादी हूँ कि तुमने मेरी मदद की और मुझे वो शय दी जिसकी मुझे इस वक्त बहुत ज़रूरत थी। संगू ने मेरा हाथ दबाते हुए कहा, हम दोनों एक ही मिशन के आदमी हैं। मैंने तो अपना फ़र्ज़ पूरा किया, अच्छा अब मैं चलता हूँ। मैंने पूछा, संगू, क्या यहाँ रूसी अपडोज को तबाह करने के मिशन पर कुछ सिनहाली या अमेरिका के भेजे हुए तामिल एजेंट आए हैं? सिंगू ने कान खुजाते हुए कहा, मुझे इसकी खबर नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ऐसा कोई एजेंट यहाँ पर इस वक्त काम नहीं कर रहा है। हाँ, अगर किसी की भी भनक पड़ी तो मैं तुम्हें रात को झोंपड़ी में आकर बता दूंगा, मगर तुम तो हफ्ते के बाद जा रहे हो। मैंने इसे बताया, नहीं नहीं सिंगू, तुम्हें तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं, मैंने तो वैसे ही अपनी मालूमात के लिए पूछा था। एटमी अपडोज से मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, मैं तो यहाँ सिर्फ तुमसे ये कीमती बम लेने के लिए आया हूँ। संगू जाते जाते रुक गया और बोला, इस इंस्पेक्टर नाथन से खबरदार रहें, ये सीआईडी का आदमी है, गवर्नमेंट ने इसे कस्टम में भेजा हुआ है। ये कहकर वो तेजी से आगे बढ़ा और किसी भूत की तरह अंधेरे में गायब हो गया। इसके जाने के बाद मैंने बिस्तर के नीचे से 4 बम निकाल कर कोने में ज़मीन थोड़ी सी खोद कर वहाँ दबा दी। इस कदर धमाका खेज मवाद मैं अपने बिस्तर के नीचे नहीं रख सकता था। दूसरे रोज़ मैंने खाड़ी पर जाने से पहले इस जगह मिट्टी का घड़ा ला कर रख दिया, जहाँ मैंने 4 पेंसिल बम ज़मीन में दबा दिए थे। सिगार इसी तरह मेरे बिस्तर के नीचे पत्तों की तह में छुपा हुआ था। मैं काम पर आ गया और स्टीमर पर दूसरे मजदूरों के साथ मिलकर काम करने लगा। सिंगू स्टीमर के दूसरे सिरे पर लकड़ी के फर्श की मैल कुचैल शीशे के टुकड़े से खुरच रहा था। अब मुझे अपनी सोची हुई स्कीम की दूसरी शिक पर अमल करना था। दोपहर के खाने की छुट्टी हुई तो मैं कस्तन नाथन की तलाश में लेबर ऑफिस के करीब मंडलाने लगा। मुझे इंस्पेक्टर नाथन दफ्तर के एक भी दरख्तों में से आता हुआ दिखाई दिया। मैं इस रास्ते से एक दरख्त के नीचे पंजों के बल बैठकर बीड़ी पीने लगा।
जब वो मेरे करीब पहुंचा तो मैंने अंग्रेजी में इसे कहा, फ़ौरन मेरी झोंपड़ी में पहुंचो। ये कहकर मैं बड़ी तेज़ी से उठा और इसे झुककर नमस्कार करते हुए खाड़ी की तरफ चल दिया। जासूस को मैंने पहले ही देख लिया था कि वो कैंटीन के छप्पर के नीचे दूसरे मजदूरों के पास बैठा मिट्टी के गिलास में चाय पी रहा था। वो मेरे रास्ते में नहीं था। मैं दूसरी तरफ से होकर अपनी झोंपड़ी की तरफ निकल गया। अभी मुझे झोंपड़ी में आए हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि इंस्पेक्टर नाथन भी वहाँ इधर उधर देखता आ गया। वो तेज़ी से मेरी झोंपड़ी में दाखिल होकर दीवार के साथ लगकर बोरिये पर बैठ गया और बोला, दिन के वक्त तुम्हें मुझे यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था कैप्टन। मैंने कहा, एक इमरजेंसी पैदा हो गई थी इंस्पेक्टर। वो क्या? इंस्पेक्टर नाथन का मुंह खुला था। मैंने इसे कहा, जिस मजदूर पर मुझे एजेंट होने का शुबा था वो गायब हो गया है। इंस्पेक्टर नाथन ने परेशान होकर पूछा, कहाँ चला गया है वो? मैं तुम्हें कल ही कहने वाला था कि इस आदमी की निशानदेही करो ताकि मैं इसे 1 सेकंड में गिरफ्तार कर लूँ। क्या वो हमारी कोई सीक्रेट कागजात ले गया है? मैंने आहिस्ता से कहा, वो साथ कुछ नहीं ले गया, लेकिन मुझे शक है कि वो एटमी आबदोज और रनवे पर खड़े हुए एयरफोर्स के दोनों स्पेशल तैयारों में टाइम बॉम्ब लगा गया है। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।